ધર્મ અને કર્મ મૂડીના પ્રમાણમાં એક ભાગીદારી પેઢીના નફો નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે। वो लोग पूंजी के अनुपात में लाभानी बांट रहे हैं। નીચેની માહિતી પરથી વાર્ષિક હિસાબો તૈયાર કરો। ધર્મ અને કર્મની ભાગીદારી પેઢીનું તારીખ 31/3/2017 રોજનું કાચું સરવૈયું कच्ची तलपट दी है, सकल तलपट दी है। अभी जमा साइड से हम पढ़ना शुरू करेंगे। पूंजी खाता दिया है, धर्म और कर्म का बिक्री दिया है, माल परत उधार दिया है जो कि जमा शेष होता है, और देना मतलब लेनदार, मजदूरी का बाकी दायित्व, धर्म की लोन, प्राप्त बट्टा, बैंक ओवरड्राफ्ट, चालू खाता कर्म का दिया है। बाद में उधार बाजू आहरण दिया है, प्रारंभिक स्टॉक दिया है, खरीदी दिया है, माल परत जमा जो कि उधार शेष होता है, लेनदार दिए, लेनू दिया है मतलब देनदार दिए, पगार मतलब वेतन दिया है, यंत्र दिया है, यंत्र पर घिसाई भी दे दिया है, मकान दिया है, मजदूरी दिया है, बीमा प्रीमियम है, बीमा दिया बट्टा है, लोन पर ब्याज है, फर्नीचर है, स्टेशनरी खर्च है, विज्ञापन खर्च है, रोकड़ शेष है, चालू खाता दिया है, उधार बाकी। ठीक है, चलो सबसे पहले हम शेष लिख लें। पूंजी खाते और धर्म और कर्म की शेष कितनी है? पूंजी खाते में 1,40,000 और 1,20,000। उसके बाद आहरण का लिख लेते हैं 7,500 और 5,000। चालू खाता है तो आहरण यहाँ पे नहीं आएगा, चालू खाते में आएगा। आहरण 7,500 और 5,000। उसके बाद चालू खाता कर्म का जमा शेष दिया है, कर्म का जमा बाजू दिया है, कितना दिया है? 14,000। और धर्म का उधार बाजू दिया है 17,000, तो उसको उधार बाजू लिख देते हैं, शेष आगे लाए। ओके, अभी हम समायोजन स्टार्ट करते हैं। अंतिम स्टॉक 21,000 है, जिसमें से स्टेशनरी स्टॉक, जिसके अंदर स्टेशनरी स्टॉक 2,000 समाया हुआ है। कोई बात नहीं, उसको 21,000 टोटल लिखे तो भी चलेगा और अलग अलग लिखे तो भी चलता है ना। तो अंतिम स्टॉक में लिख देता हूँ 21,000, फिर मैं उसमें से माइनस कर देता हूँ, है ना, स्टेशनरी स्टॉक। कितना है? 2,000। तो खाली अंतिम स्टॉक माल का कितना बचेगा? 19,000 बचेगा। और स्टेशनरी का स्टॉक जो है वो अलग से लिख देता हूँ। स्टेशनरी स्टॉक अलग से 2,000 लिख देता हूँ, कुल मिला के 19,200 तो है। अभी ये स्टेशनरी स्टॉक का भी दूसरा एंट्री कर रहा है और अंतिम स्टॉक जो 19,000 है उसका भी दूसरा एंट्री करना है। अंतिम स्टॉक जो 19,000 है उसका दूसरा एंट्री क्या होगा? व्यापार खाते की जमा बाजू होगा, क्योंकि अंतिम स्टॉक है, जो स्टॉक बच गया वो लिखना पड़ेगा। तो व्यापार खाते की जमा बाजू लिख देते हैं, अंतिम स्टॉक, है ना। यहाँ पे सुधारा हुआ लिखा है, लेकिन वो तो पुराने सवाल का था, तो खाली व्यापार खाता रहेगा इसमें, क्योंकि अंतिम स्टॉक थे। अच्छा, अभी यहाँ पे लाभानी खाता भी थोड़ा बड़ा आएगा, तो इसको थोड़ा लंबा कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलो अभी अंतिम स्टॉक जो है स्टेशनरी का स्टॉक है, उसका क्या है ना। माल के स्टॉक के लिए तो हमने व्यापार खाता बना दिया, इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदी, और अंतिम स्टॉक उसमें से माइनस नहीं करते बल्कि जमा बाजू लिख देते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे तो हमें उसको माइनस करके दिखाना पड़ेगा, जमा बाजू करेंगे तो स्टॉक का सही पता नहीं चलेगा, स्टॉक का सही पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? पहले स्टेशनरी स्टॉक लिखना है, उसका हेडिंग देना है स्टेशनरी स्टॉक,
बाद में सबसे पहले लिखना है प्रारंभिक, है ना। प्रारंभिक स्टॉक में क्या करना है, उसमें खरीदी प्लस करेंगे या खर्च प्लस करेंगे, स्टेशनरी खरीदी प्लस कर देते हैं। हाँ मतलब आप दूसरे को टाइप फोटो नहीं होता है। नेट स्लो होता है तो ऐसा होता है, स्टेशनरी खरीदी। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम उसको जमा साइड में अंतिम स्टॉक वहाँ पे लिखा था, यहाँ पे हम जमा साइड में नहीं लिखेंगे लेकिन जमा एंट्री करेंगे क्योंकि हम इसमें से माइनस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अरे अंतिम स्टॉक, स्टेशनरी तो हेडिंग दिया ही है ना। जैसे कि समझ लो कि आपके ऑफिस के अंदर जो प्रिंटिंग करने के लिए जो पेपर रखे हैं, तो प्रारंभ में कितने थे, नए कितने खरीदे और अंत में कितने बचे, है ना। समझ लो कि आपके पास प्रारंभ में 10 पेन थी, पूरे साल के अंदर आपने 25 पेन खरीदी, अभी भी आपके पास कितना बच गया, 5 पेन बच गया, है ना। तो कितना यूज़ किया पूरे साल में, प्रारंभ में 10 पेन थी, है ना, नई 25 खरीदी तो 35 हुई, और फिर भी अंत में 5 बच गई, तो आपने यूज़ कितनी की, 30, है ना। वो जानने के लिए हम यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टेशनरी का अंतिम स्टॉक कितना लिखना है, हमें 2000 लिखना है, जो कि अभी हम यहाँ से लाए थे, अंतिम स्टॉक के अंदर दिया था 19,000 में से हमने उसको अलग किया था। फिर यहाँ पे दिया है यंत्र पर घिसाई का दर बढ़ा के 10% करना है। ये क्या है, यंत्र पे घिसाई अंदर दी हुई है, फिर भी हमें यहाँ पे यंत्र पे लिखना है घिसाई, है ना। तो पहले हम यंत्र लिख देते, कितना था 71,760, है ना। जितना था उसमें उन्होंने घिसाई गिन के दिया था, वो घिसाई को हमें वापस जोड़ के नया घिसाई गिनना है, इसलिए पुराने घिसाई को माइनस किया हुआ था, इसलिए उसको वापस प्लस कर देंगे और नया घिसाई गिनेंगे। तो प्लस करेंगे पुराना घिसाई, है ना, है ना, प्लस करेंगे पुराना घिसाई कितना है 6,240, है ना। तो कितना आ रहा है 78,000। अभी इसके ऊपर कितना घिसाई बढ़ा के कितना करना, 10% करना है, मतलब अभी सही घिसाई जो है अभी ढूंढेंगे हम, जो कि 10% होनी चाहिए। तो 78,000 का 10% कितना होगा, नया घिसाई 10%, 7,800 का, हाँ? ठीक है। पुराना घिसाई जो कि सकल तलपट में था उसकी तो एक ही एंट्री होगी, लेकिन नया घिसाई जो कि हमने ढूंढा है, जो नंबर हमने ढूंढा है, उसकी 2 एंट्री होगी। 7,801 यहाँ पे है, तो दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, घिसाई का हमें पता है कहाँ पे होती है, यंत्र पर घिसाई लाभानी खाते की उधार बाजू, कितना है 7,800। उसके बाद क्या दिया है, 1,000 उधार वेचाण भूलथी खरीद पड़े तो नोंधमां नोंधायुं छे। देखो कितना बड़ा गलती कर देते हैं, 1,000 का उधार बिक्री गलती से खरीद वापसी वही में लिख दिया, खरीद वापसी वही। 1,000 का उधार बिक्री में होता कि माल जाता है, और खरीद वापसी में क्या होता है, खरीदा हुआ माल भी वापस जाता है, इसलिए ये गलती हुई, है ना। खरीद वापसी में भी माल जाता है और इसमें भी माल जाता है, इसलिए ये गलती हो गई, है ना। ये गलती को सुधारने के लिए 4 एंट्री करनी पड़ेगी। तो 1,000 का उधार बिक्री था, तो खरीद परत वापसी में लिख दिया, तो पहले जिसमें लिख दिया उसमें से हटाते हैं, और हमें हटाना है मतलब क्या करना है, उल्टा करना है, प्रोसेस क्या करना है, उल्टा करना है। अच्छा, खरीद परत वापसी में लिखना है, सॉरी खरीद वापसी में लिखना है,
तो क्या किया होगा उसने जब खरीद वापसी में लिखा आएगा? तो खरीद वापसी में लिखा होगा तो उसका एंट्री कहाँ होगा? खरीदी में से माइनस होगा यहाँ पे व्यापार खाते में, खरीदी में से माइनस होगा खरीद वापसी। अभी इस वापसी वाली एंट्री को हमें क्या करना है? ये वापसी वाली एंट्री को खरीद वापसी है ना, माइनस किया होगा ना खरीदी में से, उसको हमें हटाना है क्योंकि उसमें गलती से लिख दिया है कितना 1000, तो उसको हटाने के लिए उसी में हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। गलती से लिखा खरीद वापसी, क्या लिखेंगे? गलती से लिखा खरीद वापसी, है ना। ये क्या हो रहा है? ओके, तो गलती से कितना लिखा है? 1000। अच्छा, खरीद वापसी में लिखेंगे तो लेनदार में क्या होगा? लेनदार जिसके पास हम माल उधार खरीदते हैं, लेनदार जिसके पास हम माल उधार खरीदते हैं, है ना, तो लेनदार हमारे बढ़ते हैं। माल उसको हम वापस भेजेंगे तो लेनदार इतने कम होंगे, है ना। यहाँ पे हमने माल उसको वापस भेजा है ऐसा लिख दिया तो लेनदार कम होंगे, लेकिन उसको सुधारने के लिए लेनदार को वापस क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो लेनदार को वापस बढ़ाते हैं तो पहले लेनदार लिख देते हैं। लेनदार कितना दिया है? लेनदार कितना दिया है? लेनदार मतलब देना, देना कितना दिया है? 79,000। उसमें से खरीद वापसी वाला पॉइंट है उधार खरीद वापसी, को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। कितना हमने कम कर दिया होगा ना खरीद वापस किया तो, प्लस उधार खरीद वापसी गलती से, है ना। कितना? 1000, तो उसको हम प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 80,000 हो गया। उसके बाद क्या बोला है? हाँ, वो खरीद वापसी नोंद में लिख दिया तो वो तो हमने हटा दिया, लेकिन उधार बिक्री है, उधार बिक्री को तो लिखना पड़ेगा। तो उधार बिक्री है तो बिक्री में तो प्लस करना ही पड़ेगा, तो बिक्री में प्लस कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बिक्री, और उसमें प्लस कर देते हैं प्लस उधार बिक्री, उधार बिक्री कितना है? 1000। और उधार बिक्री प्लस करेंगे तो क्या होगा? उधार बिक्री प्लस करेंगे तो क्या होगा? देनदार में भी फ़र्क पड़ जाएगा। देनदार में भी फ़र्क पड़ जाएगा। देनदार कितना दिया है? देनदार मतलब यहाँ पे लेना लिखा है 27,400, हाँ ना, उसमें फ़र्क पड़ जाएगा क्योंकि उधार बिक्री प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि उधार बिक्री हम जिस व्यक्ति को करते हैं उसे हम देनदार बोलते हैं। उधार व्यक्ति जिसको करते हैं वो क्या होता है? हमारा देनदार होता है। वो हमको पैसा देने वाला होता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? जाहिरात खर्चनो 1/4 भाग આવતા વર્ષ ખાતે લઈ જવાનો છે। मतलब जाहिरात खर्च, विज्ञापन खर्च तो बहुत बड़ा कर दिया। विज्ञापन खर्च हमने बहुत बड़ा कर दिया। अभी इसी साल हम इस पूरे के पूरे विज्ञापन खर्च को लिख देंगे, हाँ, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा घाटा दिखाई देगा क्योंकि खर्च ज़्यादा दिखाई देगा। तो इसको इसने क्या बोला कि 1/4 भाग है ना, वो इस साल में नहीं रखेंगे, 1/4 भाग अगले साल ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका थोड़ा भाग इस साल जो हमने एडवर्टाइज़ किया उसका थोड़ा फ़ायदा तो हमें अगले साल भी मिलने वाला है, इसलिए उतना भाग हम अगले साल में डाल देंगे, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। तो बाकी का हम यहाँ पे खर्च के तौर पे लिखेंगे और बाकी का जो है वो अगले साल में जो ले जाना है उसको संपत्ति के तौर पे रखेंगे। तो विज्ञापन खर्च कितना दिया? 36,000 है। विज्ञापन खर्च कितना है? 36,000। है। तो उसमें से इस साल में कितना रखना है?
एक अगले साल कितना ले जाना है, 1/4 भाग, तो 36,000 का 1/4, 9 चौके 36, 9,000 होता है, वो अगले साल ले जाएंगे। तो इस साल में कितना रखना है, 27,000। 27,000 का तो इस साल चलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, विज्ञापन उचित खाता। विज्ञापन उचित खाता है ना। तो ये 9,000 हो गया। तो ये 9,000 जो विज्ञापन उचित खाता हुआ है उसको संपत्ति के तौर पे लिखेंगे, वो बोलेंगे, उसको हम बोल सकते हैं अवास्तविक संपत्ति। क्या बोल सकते हैं, अवास्तविक संपत्ति। एक्चुअल में वो संपत्ति नहीं है। विज्ञापन उचित खाता कितना, 9,000। हो गया। चलो अभी अंदर से ढूंढते हैं कोई छुपा हुआ राज। हाँ, एक तो दिख रहा है, वेतन का लिखा है, तारीख दी है 28/2/2017 तक। तो ये वेतन दिया है 28/2/2017 तक, और हमारा साल ख़त्म हो रहा है 31/3/2017 को, है ना। मतलब 1 महीने का वेतन यहाँ पे चुकाया नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे जो वेतन दिया वो 11 महीने का होना चाहिए, है ना। 28/2 मतलब फरवरी की अंतिम तारीख है। उसके बाद इतना यहाँ तक का पगार चुकाया है, उसके बाद का वेतन नहीं चुकाया है, तो इसके बाद 1 ही महीना बचता है, मार्च, है ना। मतलब 1 महीने का नहीं चुकाया है, बाकी 11 महीने का चुका है। तो ये जो दिया है नंबर जो दिया है 13,200, वो कितने महीने का होगा, 11 महीने का होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेतन कितने महीने का चुकाया, 13,200, वो कितने महीने का है, 11 महीने का। तो मुझे बताओगे, उसके ऊपर से मुझे इतना बताओगे कि 1 महीने का कितना होगा। एक महीने का कितना चुकाना बाकी होगा, बा 13,200 को 11 से डिवाइड करो, 11 महीने का है ना। 13,200 जो है वो 11 महीने का है, उसको 12 महीने का मत समझो। ये 11 महीने का ही चुकाया है, तो 1,200 आएगा 1 महीने का, और पूरा पूरा हो जाएगा हमारा 12,000। कितना हो जाएगा, सॉरी 12,000 कहाँ से, 14,400, 14,400 होना चाहिए, है ना। 12 महीने का चलो उसके बाद क्या दिया है, चलो और तो कोई छुपा राज नहीं है, लेकिन इसकी दूसरी एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। चुकाना बाकी वेतन हमारा दायित्व हो जाएगा 1,200 रुपया चालू दायित्व में। चुकाना बाकी वेतन कितना है, कितना आया था, 1,200। ठीक है, चलो ये भी हो गया, बहुत आराम से हो गया। चलो अभी वापस शेष लिखना चालू करें। पूंजी पे ब्याज ऐसा कुछ तो है नहीं। यहाँ पे बिक्री दिया है 1,20,000, बिक्री दिया है 1,20,000। उसके बाद माल परत वापसी, मतलब माल वापसी उधार दिया है, जो कि जमा साइड हमें यहाँ पे जमा शेष में दिया है। जो जमा शेष होता है वापसी, वो उसको उधार साइड में माइनस करते हैं हम। जमा साइड में लिखने से अच्छा है हम उसको उधार साइड में माइनस करते हैं। उधार साइड में माइनस करते हैं मतलब वो हो गया हमारा खरीद वापसी। ये हमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा टॉपिक। यहाँ पे खरीद वापसी में 2,000 था, उसमें से 1,000 गलती से किया था, इसलिए उसकी एंट्री क्रॉस कर दी, ठीक है, क्रॉस कर दी। उसके तरफ बात है देऊ, देऊ मतलब लेनदार, वो हो गया। मजदूरी ना बाकी देवा, मजदूरी के चुकाना बाकी मजदूरी लिख दें। चुकाना बाकी वेतन है तो चुकाना बाकी मजदूरी भी तो लिख देंगे। चुकाना बाकी मजदूरी कितना है रे, 700 रुपया। तत्पश्चात
धर्मनी लोन, धर्म की लोन है। धर्म तो हमारा साझेदार है, तो यहाँ पे 6% गिनना है ना। तो ये तो हम भूल गए थे, कोई बात नहीं, प्रतिशत नहीं दिया तो कैसे याद रहेगा। तो धर्म की लोन लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हर्षा की लोन लिखा है, तो धर्म की लोन, धर्म की लोन कितनी है, 30,000 है। जो कभी भी ऐसी लोन हो तो सामने के साइड देख लेने का, कहीं पे ब्याज तो नहीं लिखा है। दिख रहा है आपको कोई ब्याज लिखा है ऐसा, दिख रहा है? तो ब्याज नहीं है, अरे वाह, अभी तक तो नहीं आया था, इस बार आ गया, कोई बात नहीं। चलो तो देख लेते हैं। पहले तो हम लिखेंगे लोन पर ब्याज। पहले यहाँ पे भी थोड़ा जगह और बना देते हैं, शायद ज़रूरत पड़ जाए। लोन पर ब्याज है, लोन पर ब्याज कितना दिया है, 1200। मतलब अभी तक हमने 1200 का ब्याज चुका दिया है। एक्चुअल में गिनना कितना है, देखो धर्म की लोन 30,000 की है, उसके ऊपर 6% ब्याज गिनेंगे तो कितना होगा। 1800। मतलब टोटल तो 1800 चुकाना था। टोटल कितना चुकाना था, 1800, उसमें से 1200 चुका दिया है, तो कितना चुकाना बाकी रह जाएगा। 600। हाँ, क्लियर हुआ। हाँ सर, हाँ। चलो 600, तो ये 600 की एंट्री कहाँ करें, चुकाना बाकी है, तो हमारा दायित्व हो गया। देखो कितना कितना चुकाना बाकी, वेतन भी चुकाना बाकी, मजदूरी भी चुकाना बाकी, ब्याज भी चुकाना बाकी, दिवालिया निकालने वाला ये। चलो उसके बाद मड़ेल बटाओ, प्राप्त बट्टा, हमारे लिए तो फायदा है, सीधा सीधा लिख देते हैं। प्राप्त बट्टा कितना है, 6,600। ओके, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे लिखेंगे, वो भी हमें बैंक को चुकाना है, तो हमारा दायित्व हुआ। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा दायित्व। बैंक ओवरड्राफ्ट 2,800। उसके बाद चालू खाता कर्म का दिया है, वो तो हमने लिख दिया है शायद, 14,000। चलो अभी उधार शेष देख लेते हैं। प्रारंभिक स्टॉक दिया है 15,000, व्यापार खाते में आता है प्रारंभिक स्टॉक, कितना है, 15,000। उसके बाद खरीदी दिया है 80,000। उसके बाद दिया है माल परत वापसी, मतलब माल परत वापसी माल वापसी जमा साइड है, भले जमा लिखा है, मतलब वो उधार शेष है, क्योंकि उधार बाकी दिया है, तो उधार बाकी उधार बाजू लिखेंगे, या फिर जमा बाजू में माइनस करेंगे। मतलब जमा बाजू बिक्री है, तो उसमें से हम माइनस कर देते हैं, माइनस बिक्री वापसी, उसको क्या बोलेंगे, बिक्री वापसी। यहाँ पे कितना हो बिक्री वापसी, 3,000। ठीक है, लेनो मतलब देनदार लिख दिया हमने, वेतन लिख दिया, यंत्र लिख दिया, यंत्र पर घिसाई लिख दिया, मकान लिखना बाकी है। मकान कितना है, 80,000 का। मकान भी स्थिर संपत्ति में लिखेंगे। उसके बाद क्या है, मजदूरी है 1800, कहाँ पे लिखेंगे, मजदूरी है तो व्यापार खाते में, अगर वेतन है तो मजदूरी कितनी है, 1,600। उसके बाद बीमा प्रीमियम है 1,800।
दिया बट्टा है 3,200, 3,200। लोन पर ब्याज का तो एंट्री हमने कर दिया। फर्नीचर 87,000 का एंट्री हुआ कि बाकी है? बाकी है 87,000। स्टेशनरी खर्च 7,000, जो मैंने यहाँ पे लिखा था स्टेशनरी खरीदी लिखा था, एक्चुअली खर्च लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कितना है? 7,000। जायरात खर्च 3600, वो तो 36,000 है, उसका एंट्री हमने कर दिया। रोकड़ शेष 51,200, रोकड़ शेष ₹51,000, ठीक है। और चालू खाता धर्म का 17,000, वो तो हमने एंट्री दे दी। अभी यहाँ पे सब इनर कॉलम में देखते जाते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। खरीदी में से ये माइनस करना है तो हम माइनस कर देंगे। ये माइनस करने के बाद इसमें से ये प्लस करना है तो इसको प्लस कर देते हैं और यहाँ पे अंडरलाइन बना देते हैं ताकि देखने वाले को अच्छे से समझ में आए। चलो इसी तरह यहाँ पे भी अंडरलाइन दे देते हैं ताकि देखने वाले को अच्छे से समझ में आए। और पहले हमें करना है यहाँ पे प्लस करना है, तो ये प्लस ये, और बाद में हमें माइनस करना है। 1,21,000 माइनस 3,000, 1,18,000, जो कि हमारा सकल लाभ बराबर इसमें से माइनस करना है 22,400। ओके 22,400 आ गया। वही 22,400 यहाँ पे लाएंगे सकल लाभ। वो सकल लाभ को 22 और 6 629,000, 29,000 में से ये माइनस में आ रहा है, हो ही नहीं सकता क्योंकि 27,000 तो यही पे, हाँ हो सकता है। तो ये तो हानि आ रहा है, हानि आ रहा है ना, क्योंकि वैसे भी 36,000 का विज्ञापन खर्च कर दिया था, तभी थोड़ा तो अंदाजा लग गया था कि हानि आ रहा है। ₹27,000 का हानि आ रहा है। बोलो शुद्ध हानि कितनी है? यहाँ पे तो शुद्ध हानि है ना, सॉरी यहाँ पे बांटना नहीं है, शुद्ध हानि हो गई 27,000। उसको हमें इस साइड ले जाना पड़ेगा। यहाँ पे पूंजी पे ब्याज नहीं गिनना है, कुछ नहीं गिनना है, खाली हमें उसको बांटना है। क्या करना है? बांटना है 27,000 को। तो डिफरेंस कितना बचेगा? 27,000 बचेगा। और वितरण पात्र हानि धर्म कर्म
27,000 को हमें लाभ हानि खाते के लाभ हानि के अनुपात में बांटना है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि लाभ हानि का जो अनुपात है वो मतलब उसकी पूंजी खाते के अनुसार रहेगा। पूंजी खाते का अनुपात है ना, उस हिसाब से। तो 1,40,000 और 1,20,000 अगर मैं डिवाइड करूँ तो 14/12 और 2 से डिवाइड करो तो 7/6। तो 7/6 में इसको बांटना है 27,000 को। बोलो बटेगा कि पॉइंट में आंसर आएगा? तो वितरण पात्र हानि 7,000 और 6,000 आ गया, क्योंकि यहाँ पे टोटल स्टॉक का एक तो प्रॉब्लम हो गया था और यहाँ पे अंतिम स्टॉक लिखना रह गया था। चलो उसके बाद यहाँ पे भी आर्थिक चिट्ठे में भी बहुत कुछ रह गया है, तो अभी मैं करता हूँ। उसके पहले ये लिख देता हूँ 1,40,000 और 1,20,000 पूंजी लिख देता हूँ, है ना। नाम क्या है? धर्म और कर्म, ठीक है। अच्छा, अभी इसका टोटल करें तो 31,500 और इसका टोटल करें तो 11, सही है? हाँ सही है। अभी वो यहाँ पे ले लिया हमने, तो यहाँ पे तो 3,000 माइनस में आ रहा है क्योंकि 14,000 बड़ा है, तो इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 14,000, तो यहाँ पे 3,000 आ गया। ये 31,500 इधर बड़ा है, ये इसलिए यहाँ से माइनस करेंगे तो 31,500 जमा साइड है, और मतलब यहाँ पे जमा साइड है, मतलब वो उधार शेष है, और उधार शेष मतलब हमारे आर्थिक चिट्ठे में 31,500 धर्म में लिखना पड़ेगा। धर्म में चालू खाता धर्म 31,500, है ना। अच्छा है, और इसका तो सही है, उधार शेष ही है, मतलब उधर साइड डिफरेंस आ रहा है, मतलब जमा शेष आया है, और जमा शेष मतलब हमारा लाभ साइड, मतलब इस साइड लिखना है 3,000। इसका ये कर्म का, ठीक है। चलो उसके अलावा यहाँ पे पुरानी घिसाई माइनस करके इसको बाहर ले गए, ये 9,000 बाहर ले गए, ये ठीक है, इसको भी बाहर ले गए। यहाँ पे अंडरलाइन करूँगा तो ध्यान में रहेगा, नहीं तो ध्यान में नहीं रहता है। इसको बाहर ले जाना बाकी था, देखो बाहर ले जाते हैं। उधार बिक्री है तो प्लस कर देते हैं। इसी तरह ये लेनदार, ये तो बाहर लेके गए हम, और ये बाकी सब तो डायरेक्ट बाहर ही है। तो 3,78,300 टोटल आ रहा है आपके सवाल का, ठीक है।